बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा जाति निहाय नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा बौद्ध निहाय नहीं है, महार जाति निहाय नहीं है, चमार जाति निहाय नहीं है, मुसलमान जाति निहाय नहीं है, इस्लाम निहाय नहीं है, हिंदू धर्म निहाय नहीं है, सिख धर्म निहाय नहीं है, आदिवासी धर्म निहाय नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा नागरिक निहाय है। एक नागरिक, एक व्यक्ति, एक मूल्य, उसका एक व्यक्तिमत्व, उसकी गरिमा, इसको प्रकाशित करने वाला, उस गरिमा को बनाए रखने के लिए उसे समस्त अधिकार प्रदान करने वाली विचारधारा यानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की विचारधारा है। इस विचारधारा का अगर विपक्ष बनता है तो जब संकट हम आजादी के 73 साल में आज झेल रहे हैं वो शायद न हो पाता। विपक्ष दो तरह से होता है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब डेमोक्रेसी के बारे में अपने विचारों को अक्षुण्ण रूप से प्रकट किया तब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि प्रजातंत्र में, लोकशाही में विपक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन विपक्ष ना हो तो क्या करें? यहां पर मैं समझता हूं कि नगराणी जी के आज के संगोष्ठी का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। अगर विपक्ष ना हो तो क्या करें? आज विपक्ष नहीं है क्योंकि भाजपा जब सत्ता में आई तो ये पहली अपने आप में पार्टी थी जिसने विपक्ष खत्म करने का नारा देकर सत्ता का कारोबार शुरू किया है। कांग्रेस मुक्त भारत, जनता दल मुक्त भारत, उधर पश्चिम बंगाल में गए तो ममता मुक्त भारत, उधर आए तो लालू जी मुक्त भारत, महाराष्ट्र में आए तो उद्धव जी मुक्त भारत, पवार मुक्त भारत। ये पहली पार्टी है जिसने विरोधी पक्ष की भूमिका को पूरी तरह नकार दिया। और बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि प्रजातंत्र की पहली शर्त है कि विपक्ष का होना, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष नहीं होना कहती है। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बहुत साफ चित्र है। जनगणना के बारे में बात कही गई तो अभी जो नागपुर में विधानसभा का सत्र हुआ, सारे के सारे लोग संघ के आदेश पर गुरु गोलवलकर जी और उनके डॉक्टर हेडगेवार जी इनको पुष्प अर्पण करने के लिए गए और उसी दिन आरएसएस ने घोषणा कर दी कि जाति निहाय जनगणना नहीं होगी। बहुत क्लियर है, जाति निहाय जनगणना नहीं होगी, ये आरएसएस ने घोषणा कर दी। और जब ये आरएसएस ने घोषणा की तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए ओबीसी के लोग, अनुसूचित जाति जमाती के लोग, इक्का दुक्का माइनॉरिटी के लोग, आदिवासी के लोग, जो सांसद है, जो विधायक है, वे खामोश रहे। प्रॉब्लम यही है कि विपक्ष जब खामोश होगा तो क्या करना चाहिए? तो बाबा साहब ने कहा जब विपक्ष खामोश हो जाए तो इस देश की जनता को विपक्ष की भूमिका अदा करनी पड़ती है। और जब तक देश की जनता विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करेगी तब तक सत्ता में विपक्ष नहीं है। इसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा। क्यों कहा था बाबा साहब आम्बेडकर ने? आज 160 जो खासदार हैं वो अनुसूचित जाति जमाती जनजाति से चुनकर गए हैं, ओबीसी से चुनकर गए हैं। मेजॉरिटी में बाबा साहब आम्बेडकर जी के रिजर्वेशन से चुनकर जाने वाले लोग संसद में बैठे हैं, विधायिका में बैठे हुए हैं। कानून एक के बाद एक प्रजातंत्र के विरोध में, आम जनता के विरोध में, शिक्षा के विरोध में, अभिव्यक्ति के विरोध में, व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोध में, महिलाओं के विरोध में, माइनॉरिटी के विरोध में, आदिवासियों की जल जमीन संपत्ति के विरोध में, नौकरियों के विरोध में पास होते चले जा रहे हैं। अब बड़ी मजे की बात देखिए कि प्रजातंत्र किसका है? बाबा साहब आम्बेडकर जी का है। हम इस भूल भुलैये में हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान हम बदलने नहीं देंगे। हम बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान को हाथ लगाने वाले का सर कलम कर देंगे। हम बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान को जो बदलेगा उसके जबान काट डालेंगे। मैं अभी बिलासपुर में था, सम्माननीय जोगेंद्र कवाड़े जी हमारे साथ में थे, मैं वो दोनों ही मंच पे थे। तब उन्होंने कहा कि संविधान जो भी हाथ लगाएगा हम उसको कत्ल कर देंगे। हम संविधान को सर पे रख के मतलब गर्व महसूस करते हैं, वो बहुत पवित्र ग्रंथ है। मैंने उस वक्त कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि भावनाओं में बहकर इस तरह का कहना यानी अपने लड़ाई को मुकर जाना है। संविधान देश का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, लेकिन वो सर पर लेके नाचने का नहीं है। संविधान देश का अमूल्य ग्रंथ है, लेकिन वो अपरिवर्तनीय नहीं है। आज संविधान में 128 मर्तबा दुरुस्तियां की गई है। अगर आज मुझे संविधान को सर पर लेकर नाचना हो
तो जिस संविधान में प्राइवेटाइजेशन का कॉलम ऑलरेडी डाला गया है, क्या उसको लेकर मैं सर पर नाचूं? आज मुझे संविधान को सर पर लेकर नाचना है तो सार्वजनिक नौकरियों के खाद्यीकरण, कंत्राटीकरण का कानून लागू हो गया है, क्या मैं उसको लेकर नाचूं सर पर? अगर मुझे संविधान को सर पर लेकर नाचना है तो देश की सारी साधन संपत्ति कंपनियों को, इस देश के 32 घरानों को बांट दी गई है और वो कानूनन बांटी है, तो ये कानून जिस संविधान में है उस संविधान को सर पर लेकर नाचूं? गोधरा में 25,000 मुसलमान उस कांड में, गुजरात के कांड में मारे जाते हैं। एहसान जाफरी जैसा सेकुलर आदमी खींच खींच कर मार दिया जाता है। उसकी बीवी इंसाफ पाने के लिए दर दर भटकती है, सुप्रीम कोर्ट भटकती है, आखिर में प्राणों को त्याग देती है। इंसाफ नहीं मिलता है। मैं उसी संविधान में हूं जिस संविधान में इंसाफ नहीं मिलता है, तो मैं संविधान को सर पर लेकर नाचूं? जिस किसान को उसका भाव नहीं मिलता है, 9 माह तक किसान दिल्ली में बैठता है, 700 किसान मारे जाते हैं, फिर भी किसान को उसके मूल्य का मूल्य नहीं मिलता, उसी कानून के तहत जिसको हम संविधान कहते हैं, तो क्या मैं संविधान को लेकर सर पर नाचूं? बाबा साहब ने कहा था मूर्ख न बनिए। जिस दिन संविधान सौंपा उस दिन कहा था असली लड़ाई अब शुरू होती है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था 1950 को जब संविधान दिया 26 नवंबर को, उस वक्त स्टेटमेंट था बाबा साहब अंबेडकर जी का, ऐ भारत के लोगों, ऐ महार नहीं कहा था, ऐ मांग नहीं कहा था, ऐ चमार नहीं कहा था, ऐ मुसलमान नहीं कहा था, ऐ आदिवासी नहीं कहा था, ऐ हिंदू नहीं कहा था, ऐ भारत के लोगों कहा था। क्योंकि भारत के लोग असल में इस देश के 85% वो लोग हैं जिनके पास ना साधन है, ना संपत्ति है, ना धन है, ना दौलत है, ना ही व्यक्तिमत्व है। ये सब पाने के लिए जिस संविधान की रचना करके 26 नवंबर 1949 को पूरा करके 26 नवंबर 1950 को दिया जाता है, अर्पण किया जाता है, उन लोगों को अंकित करके बाबा साहब कहते हैं कि ऐ भारत के लोगों, असली लड़ाई अब शुरू होती है। तुम्हें ये संविधान आगे ले जाना है या ये संविधान डुबाने वाली शक्तियों के हाथों में सौंप देना है। लड़ाई क्या है? संविधान एक मृत संहिता है, उसमें जान नहीं है। गंभीरता से समझना। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान सिर्फ सांगाळा, फक्त संविधान सांगाळा आहे, कायद्याचा सांगाळा। माणूस मेल्यानंतर जे उरतं त्याला सांगाळा म्हणतात, हाडांचा। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था ये सिर्फ ढांचा है। कैसी जान डालोगे इसमें? ये जो संविधान है इसकी जान है, इसका मेंदू है संसद और इसका हृदय है विधानसभा। जब तक संसद में तुम नहीं होंगे तब तक इस संविधान में जान नहीं आएगी, और जब तक विधानसभाओं में नहीं होंगे तब तक इस संविधान का हृदय नहीं धड़केगा। दोनों जगह तुम नदारत हो, संविधान ढंग से हौले 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 मृत कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। तो नगराड़ी जी की जो तड़प है वो ये है कि इस संविधान का जो हृदय है संसद, उस संसद में अम्बेडकर जाए। क्या कमिटमेंट होता है अम्बेडकर लोगों का? जब देश आजाद हुआ तब लगभग सरकार के पास में 80% जमीनें थी इस देश की। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि ऐ लोगों, पिछड़े लोगों, तुम्हें इस समाज में, तुम्हें इस देश में मान सम्मान के साथ अगर जीना है तो आर्थिक लोकशाही ये पहली शर्त है। जब तक आर्थिक लोकशाही नहीं मिलेगी, आर्थिक उन्नति नहीं होगी, आर्थिक विकास नहीं होगा, तब तक मान सम्मान तुम्हारे पास में नहीं आएगा। बहुत पैसा है, बलात्कारी है, आराम से संसद चुनकर जा रहा है। रेपिस्ट है, मर्डरर है, बम विस्फोट करने वाला आरोपी है, आतंकवादी है, पैसा है, विधानसभा और लोकसभा में चुनकर जा रहा है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था
कि तुम्हें भी मान सम्मान अगर पाना हो तो आर्थिक लोकशाही जरूरी है। और आर्थिक लोकशाही कैसे मिलेगी? सिर्फ 3 तरीके से मिलेगी। नंबर 1, आर्थिक लोकशाही के लिए जो सरकार की जमीनें हैं वो इस देश के पिछड़े लोगों को बांटी जाए। सिर्फ काशीराम जी ने नारा लगाया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बाकी किसी ने नारा नहीं लगाया। इस देश के नेता ने, लिस्ट निकाल लो, न महात्मा गांधी जी ने लगाया, ना नेहरू जी ने लगाया, ना सरदार जी ने लगाया, सरदार पटेल, ना किसी ने लगाया। और सम्माननीय मोदी जी का तो लगाने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि जो जमीन सरकारी है वो रामदेव लाला की है, वो तो उनका फार्मूला है। जो जमीन सरकारी है वो अडानी की है, जो जमीन सरकारी है वो अंबानी की है। और बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि जिस दिन देश आजाद होता है 80% जमीन सरकार के पास में है और ये जमीन गरीबों में बांटी जाए। कौन है गरीब? मुसलमानों का 85% समाज या अनुसूचित जाति जमाती जनजाति ओबीसी में से मुसलमान बना है। देखते नहीं हो अपने आजू बाजू किस तरह जाता है मुस्लिम समाज? क्या बाबर और औरंगजेब की औलाद है वो? नहीं, वो भी पुण्यमालिक की महात्मा चमार से धर्मांतरित हुआ है। भले ही इस्लाम में आ जाए, भले ही मुसलमान बन जाए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़ दिया, मनुस्मृति को लात मार दिया, अस्पृश्यता हटा दी, लेकिन जातिगत व्यवसाय में जीने के सिवा कोई दूसरा उत्पन्न का साधन नहीं है। क्योंकि यहाँ की मूल बैठक वही है कि उत्पन्न पाने के लिए, रोजी रोटी के लिए सुनील से सलीम बन जाए। लेकिन वहां मोची था तो यहाँ भी मोची रहेगा। सुरेश से रशीद बन गया, पंथी तक खाटी का संतरित है, खाटी का चाहिए। लल्लन का सलीम बन गया, लेकिन वहां पर धोबी होगा तो यहां पर भी धोबी है। वहां का मड़ा भी था, यहां का तड़वी बन गया। रहेगा जंगल में ही, क्योंकि वो उसका मूल निवास है। तो मूल निवास में तो अर्थव्यवस्था आपके पास में है ही नहीं, ये कैसे आएगी? उस महामानव के विपक्ष की भूमिका को जरा समझिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के। क्यों हम 2024 में चाह रहे कि विपक्ष में कम से कम आंबेडकरिस्ट जाए। आंबेडकरिस्ट का मतलब मैं आपको बता, इसी परिप्रेक्ष्य में बताते चल रहा हूं कि वो कितनी बड़ी भूमिका है। आंबेडकरिस्ट होना अपने आप में इस देश में प्रजातंत्र को समर्पित होने की भूमिका है। आंबेडकरिस्ट होना नाम नहीं है कि गणवीर मेरा नाम है, गजबी है मेरा नाम है। नहीं, आज हम गर्व से कहते हैं एक मुसलमान जावेद पाशा भी आंबेडकरिस्ट है, रमेश पीसे भी आंबेडकरिस्ट है, राजा राम भी आंबेडकरिस्ट है, हमारे साथी जो आए हैं वो आंबेडकरिस्ट है, ये बच्चे आंबेडकरिस्ट है, मेरी बेटी जिया पाशा वो भी आंबेडकरिस्ट है। क्योंकि हम प्रजातंत्र को अव्वल मानते हैं और प्रजातंत्र में अव्वल भी भारतीयता, आखिर भी भारतीयता। व्यक्तिगत तुम्हारा धर्म क्या है तुमको लगलाभ हो। तो जब हम ये सब मानते हैं तो हमारी व्यक्ति गरिमा, नागरिकता की गरिमा बने रहने के लिए विपक्ष की भूमिका जनता को अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष नहीं रहा है। पीसे जी के बात को गंभीरता से लीजिए, उन्होंने इशारों में बता दिया। जब आपकी केंद्र और राज्य में सरकार थी, आपने जनगणना नहीं की, आप विपक्ष में बैठने लायक नहीं हो। आप आज इस मोदी सरकार, भाजपा की सरकार से डरा रहे हो। आपके पास में केंद्र की सारी एजेंसियां थी, उसके बावजूद भी 2000 में ये कांड होता है, 92 में सरकार बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। आपके पास में रा था, आपके पास में सीबीआई थी, आपके पास में आईबी थी, आपके पास में ईडी थी। अभी तुम चिल्ला रहे हो कि हमारे घर में घुस घुस कर मोदी जी हम लोगों को डरा रहे और हमारे लोगों को ले जा रहे। अगर तुमने सही शक्ति का इस्तेमाल किया होता और बाबरी मस्जिद को गिराने वाले, गुजरात में नरसंहार करने वाले लोगों को जेल के पीछे भेज दिया होता, तो भारत का प्रजातंत्र आज इतना न रोता। ये तुम्हारा पाप है और आज फिर तुम मैदान में आए हो। हमें जरूरत है विपक्ष की, इसलिए इसे सब जैसे बोलते हैं कि चलो इंडिया है तो है, लेकिन शर्त क्या है इंडिया की, ये भी बात हम लोगों को करनी चाहिए। तो बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा था, देश को अगर संवारना हो तो जितनी जमीन सरकारी है वो वाटअप हो जाना चाहिए। आर्थिक प्रजातंत्र की ये पहली शर्त थी। क्या किया कांग्रेस ने? कौन है बर्बादी की जड़? बर्बादी की जो केवल ट्रेन चला रही थी कांग्रेस 2014 तक, 2014 में जब भाजपा आई तो उस ट्रेन को बहुत फास्ट ट्रेन में बदल दिया, बुलेट ट्रेन में बदल दिया। बर्बादी की और शोषण की रफ्तार वही है, सिर्फ बढ़ गई, ट्रेन वही है।
1947 से 2014 तक इस देश की 67% सरकारी जमीन पूंजीपतियों में बांटने का महान काम कांग्रेस ने किया। झूठ हो तो आइए सामने आंकड़े दिखाते हैं आपको, क्योंकि हम जो खड़े होते हैं ना लेचे पे चेले नहीं है, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले के चेले पूरा अभ्यास के साथ में और संदर्भ के साथ में उतरते हैं। बची हुई जमीन लालाओं की पार्टी, भटजियों की पार्टी, पूंजीपतियों की पार्टी भाजपा ने बची हुई जमीन बेच डाली। आज क्या बचा है आपके पास में? शेष के नाम से 45 लाख करोड़ जमीन सरकार ने पूंजीपतियों को इस देश की बांट दी है, एग्रीमेंट के साथ बांटी है। इसमें से आधे से ज्यादा जमीन एग्रीमेंट के साथ कांग्रेस के राज में ही बांट दी गई थी। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्रज्ञ थे, जो लाए थे वहां से नया अर्थ का गणित, इतनी जमीन बांट दी। तो आपके पास में आर्थिक प्रजातंत्र का पहला भाग तो गया मेरे बाप। कौन सा? जमीन तुम तक आनी चाहिए थी, वो गरीब मुसलमान के पास जाना चाहिए थी, गरीब आदिवासी के पास जाना चाहिए थी, गरीब ओबीसी के पास जाना चाहिए थी, गरीब महाराज चमार मेरे भाई के पास में जाना चाहिए थी। वो जमीन पूंजीपतियों के पास गई तो जमहूरियत का, प्रजातंत्र का आदमी को आदमी मानने के लिए जो स्रोत, जो साधन जाता है, जो अर्थव्यवस्था की बुनियाद है, वो है जमीन, वो गई आपके हाथ से। दूसरा आर्थिक लोकशाही का दूसरा वेपन है उद्योग। एक जमीन, दूसरा उद्योग। क्या हाल है उद्योग के? जगह पण कसं जगावं? ये फुटपाथ से लेकर वो फुटपाथ तक दोनों बाजू में कौन हरे कपड़े लगाकर रहने वाले? देखा है कभी अग्रवाल को? देखा है कभी जायसवाल को? देखा है कभी कुलकर्णी को? देखा है कभी देशपांडे को? सारे टपरी वाले मुसलमान, ओबीसी, हिंदू, आदिवासी, दलित, शहर के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी मार्केट में चले जाओ, दोनों तरफ अतिक्रमण में टपरियां लगाकर कौन जी रहा है? इसलिए भारत को आजादी मिली थी क्या? कि आपके लिए फुटपाथ की जगह रिजर्व की जाए और जो जगह आपको बाकायदा आपका व्यक्तिमत्व करके मिलनी चाहिए थी वो पूंजीपतियों को मिल जाए। नागपुर में, मिहान में 750 एकड़ जमीन रामदेव बाबा को दे दी गई। कितने में दी? आश्चर्य होगा। कितने में दी? 3000 रुपये सालाना में दी। वर्षाला 3000। इथं साला 2 एकरचा शेत कोणी घ्यायला तयार होत नाही। किरायानं एवढी मोठी जमीन त्याला देऊन टाकली। कैसे प्रजातंत्र आएगा? उद्योग नहीं रहे, उद्योग आपके हाथ में। जो उद्योग है वो उद्योग नहीं है, जो है आप कहते वो उद्योग है, उद्योग नहीं है। वो अपने आप को जिंदा रखने की सिर्फ कोशिश है, स्वतःला जिवंत ठेवण्याची धावपळ आहे, स्वतःला कसं तरी जगवण्याची तगमग आहे। त्या व्यवसायातनं पोराला चांगलं शिक्षण देऊ शकत नाही। उस व्यवसाय से बच्चे को आईएएस आईपीएस बनाने की तो छोड़ दो। 128 यूनिवर्सिटीज ये भाजपा की सरकार ने मंजूर करके दे दी, यूजीसी अप्रूव्ड, और 136 यूनिवर्सिटीज अभी आने वाली है। मतलब सारा का सारा एजुकेशन प्राइवेटाइज हो गया, कुछ भी नहीं बचा आपके पास में। अभी मैं किससे बात कर रहा था मुझे पता नहीं, मेरे कल या परसों में ध्यान में नहीं आ रहा है। उसकी बच्ची ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए गई है। मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए गई क्यों? भारत में यहां 3 करोड़ की फीस थी, वहां 1 करोड़ 70 लाख में हो गई, इसलिए उसने वहां भेजा। उद्योग नहीं है तुम्हारे पास में, पान ठेले वाला, टपरी वाला, ऑटो वाला, गैरेज वाला। अभी तो इन लोगों ने ड्राइवर के ऊपर भी लाकर छोड़ दिया कि एक्सीडेंट करके भागेगा, या एक्सीडेंट करेगा तो 10 साल की सजा। कौन है ड्राइवर? 99% बहुत मुस्लिम, इसमें भी 60% मुस्लिम। तो दूसरा वेपन है, दूसरा हथियार है नागरिक करके खड़े रहने का, मान सम्मान के साथ अर्थव्यवस्था में अपनी जगह पाने का उद्योग, वो भी आपके हाथ से गया। और बाबा साहब ने कहा था कि तीसरा वेपन है आपके पास में प्रजातंत्र में अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का, वो है नौकरियां।
इन तीनों को छोड़कर चौथा कोई वेपन नहीं है। लेकिन आप तो इतने अच्छे हो कि बाबा साहब के इस प्रवचन को नहीं समझे, आप आसाराम जी के प्रवचन को समझ लिए और आपने उद्योगों के दूसरे दूसरे रास्ते निकाल लिए। आपके मोहल्ले में गांजा, आपके मोहल्ले में चरस, आपके मोहल्ले में शराब, आपके मोहल्ले में तीन पत्ती, आपके मोहल्ले में सट्टा। जब यहां नहीं रहेगा तो जाएगा कहां? तो वो जो दलित समाज है, जो मुस्लिम समाज है, जो हिंदू पिछड़ा समाज है, बाबा साहब ने नहीं चाहा था कि आजाद भारत में ये गांजा बेचे। बाबा साहब ने नहीं चाहा था कि आजाद भारत में बिहार के बाजू में, मस्जिद के बाजू में, मंदिर के बाजू में ये कौन शराब की बोतलें बेचे। किस तरह से कौन से प्रजातंत्र में हम आ गए हैं आप सोच रहे हैं? आपका नेता नौकरी नहीं देता, आपको बोलता है पुलिस को मैं संभाल लूंगा, पूरे मोहल्ले में दारू के बोतल बेचो मैं संभाल लूंगा। किस प्रजातंत्र में आए हो आप? अपनी टीम बनाने के लिए आपका नेता रेती के गिरोह में माफिया बनाकर आपको उतारता है, 2 नंबर के धंधों में उतारता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का यह भारत का सपना नहीं था। तीनों चीजें आपके पास से गई। तो नगरारे जी की कोशिश को समझने की कोशिश कीजिए। वो जो कह रहे हैं विपक्ष होना चाहिए, 2 तरह से विपक्ष हो सकता है। आरपीआई के जितने भी लोग हैं वो इकट्ठा आ जाए, ये तो बुनियाद है हमारी। मेजॉरिटी में हम लोग हैं। जब तक हम लोग प्रबंधन के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। घबराने की जरूरत नहीं है। एक दौर होता है क्रांति और प्रतिक्रांति का। अरे तुम तब नहीं घबराए जब पुष्यमित्र ने हमला किया था, आपके 84,000 बिहार जला डाले, आपका कुछ भी नहीं बचा था, तब भी आप नहीं घबराए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर नाम का क्रांतिवीर आया और फिर आप वापस आ गए, फिर वापस आ गए। तो क्रांति और प्रतिक्रांति कभी एक जैसी नहीं रहती। आज ये आए हैं, चलेगा दो, चलने लीजिए, लेकिन हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 32% से आगे नहीं चल रहे हैं। जनता को विपक्ष बनना पड़ेगा। भाजपा और उसके पूंजीवादी साथी 32% से आगे नहीं सरक रहे हैं। पिछले चुनाव में जो 2014 में ये लोग जीते हैं, केवल 32% में जीते हैं। अभी जो जीते 19 में, केवल 34% पे जीते हैं। और जनता का विपक्ष अभी भी 67% है, अभी भी 60% है। अगर हमने जनता को सही ढंग से जगाया, किसानों को सही ढंग से जगाया, मुसलमानों को सही ढंग से जगाया, आदिवासी को सही ढंग से जगाया और कोशिश की, तो जनता विपक्ष बनकर पूरी की पूरी मतलब वोटिंग के बल पे, मतदान के बल पे अपनी संसद ला सकती है। अब आखिरी बात बताकर आपसे विदा चाहता हूं, इस धोखे में न रहना कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है इसलिए संविधान कोई माइका लाल बदल नहीं सकता। ये बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही कहा था, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन मैं इस संविधान को जला दूंगा। लेकिन ये कहने के पीछे की भावना भी स्पष्ट थी। जिस दिन बाबा साहब ये कहते हैं कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं संविधान को जला दूंगा, उसी वक्त बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जैसा चाहा था वैसा संविधान मुझे बनाने नहीं दिया गया। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर केवल मसूदा पुनर्निरीक्षण समिति के अध्यक्ष थे। बाबा साहब अम्बेडकर मसूदा पुनर्निरीक्षण समिति के अध्यक्ष थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पूरी क्या पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कांग्रेस की थी। और इसी कांग्रेस ने घोषणा कर रखी थी कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान में आने नहीं देंगे। सभा में दरवाजे खिड़कियां सारा बंद करके, शीले ठोककर जो मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी को बाहर कर देने का रास्ता हमने पूरा बनाया। ये सरदार पटेल की घोषणा थी। तो क्या जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान समिति में आने के रास्ते, खिड़कियां, दरवाजे बंद कर देते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को फ्री छोड़ देंगे उनके हिसाब से संविधान बनाने के लिए? और यही बाबा साहब कहते हैं, यही रोते हैं बाबा साहब कि मैंने बुनियादी तौर पर इस देश के गरीबों के लिए, अनुसूचित जमाती, जाति, माइनॉरिटी, ओबीसी, हिंदू के लिए बुनियादी तौर पर उनकी नौकरी की हिफाजत,
उनकी उद्योगों की हिफाजत, उनकी सहभागिता और प्रतिनिधित्व की हिफाजत, उनके राजनीतिक अधिकारों की हिफाजत, ये जो आर्टिकल्स में डालना चाहता, ये डालने नहीं दिया गया। मैंने कुर्सी का राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की, इन्होंने करने नहीं दिया। अगर कुर्सी का भी राष्ट्रीयकरण हो जाता तो आज ये दिन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि वो कुर्सी के राष्ट्रीयकरण में भी बाबा साहब ने कहा था कि जो जमीन सरकारी है वो सारे गरीबों में बंटनी चाहिए। बड़े बड़े उद्योगों का लिस्टिंग किया था बाबा साहब ने और कहा था कि इसके ऊपर एक आर्टिकल ये डालिए, इसमें प्राइवेट कंपनियां जब तक भारत का अस्तित्व रहेगा संविधान का तब तक एंट्री नहीं कर सकती। ये सारे उद्योग केंद्र शासन के मिल्कियत में रहेंगे, ये सारे के सारे उद्योग सिर्फ केंद्र शासन के अख्तियार में रहेंगे, इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। ये बाबा साहब संविधान में मूल कॉलम में डालना चाहते थे, नहीं डालने दिया गया। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब के मंशा के हिसाब से आज केवल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट में इस भारत का 4.5 से 5 करोड़ लोग सहभागी होता, सरकार का नुमाइंदा करके, नौकर करके, पेंशन मिलती थी, सारी सिक्योरिटी मिलती थी। कोल माइंस प्राइवेट में नहीं होनी चाहिए, खनिजों के माइंस प्राइवेट में नहीं होनी चाहिए, जितने भी बड़े उद्योग है LIC से लिए सब नहीं होने चाहिए। 1990 में प्राइवेटाइजेशन का कानून तो मंजूर कर दिया और 2014 में प्राइवेटाइजेशन को तो सरकार चलाने का सबसे अहम मुद्दा मान लिया। सत्ता में आते ही मोदी जी ने जो घोषणा की थी वो क्या थी? कम से कम गवर्नेंस, कम से कम सरकार का हस्तक्षेप। क्या मतलब है? सरकार न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार तहसील ऑफिस में हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार पुलिस स्टेशन में हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार उद्योगों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो चलेगा कैसा प्राइवेटाइजेशन? इसका दूसरा चेहरा था कि जब जब गवर्नमेंट अनेकों क्षेत्रों से अपने हाथ निकालती है तब तब गवर्नमेंट को किसको देती है? प्राइवेट लोगों को देती है। देखा नहीं नागपुर में जाहिरात आती, तहसीलदारों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। क्या क्या ये लोग नहीं करने जा रहे? तो कैसे बचेगी जमहूरियत? संविधान कैसे बदला जाता है? संविधान ऐसे कोई बकरा या मुर्गी नहीं है कि आपके सामने कोई मुर्गी उठा के ले जाएगा, कोई बकरा उठा के ले जाएगा और आप बोलोगे कि सारे जिस दिन हाथ लगाया मार देंगे। संविधान बदलने के 3 तरीके हैं, ये बताता हूं और आपसे विदा लेता हूं। संविधान बदलने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, संसद में बहुमत के भरोसे पर जो चाहे वो संविधान में बदल कर सकते हो और ये संसद को अधिकार दिया है। इसके बारे में केस गई थी 1952 में सुप्रीम कोर्ट में, जब बाबा साहब अम्बेडकर इस धरती पे उपस्थित हैं, इस भारत में जीवित हैं, तब उनके जीवित रहते हुए 1952 में सुप्रीम कोर्ट में केस गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को, संसद को संविधान में बदल करने का अधिकार नहीं है। 1955 में फिर एक केस गई, उस केस में सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि संसद को मूलाधिकार और संविधान के किसी भी कानून में बदलाव करने का पूरा अधिकार है। ये दोनों के विरोध में 1962 से 63 में फिर एक केस चली सुप्रीम कोर्ट ने और अंतिम निकाल आया। क्या है अंतिम निकाल? सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निकाल है, जो रूलिंग करके स्टैब्लिश हो गया है, जो कानून करके आज वर्तमान में उपस्थित है। वो रिजल्ट ये है कि संसद को भारत के संविधान में ही नहीं बल्कि किसी भी मूलाधिकार में बदल करने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। म्हणून भावनिक न होता प्रॅक्टिकल मूकडे वळा आणि प्रॅक्टिकल मूव कशी करायची याची खूप चांगली मांडणी पीपी सरांनी केलेली है, राहुल जी ने भी किया। मेरी तबीयत का कुछ प्रॉब्लम था इसलिए मैं मुझे उम्र हो रही थी इसलिए मैं चले गया था। मैं समझता हूँ कि राहुल जी को मैं जितना जानता हूँ उन्होंने भी बहुत प्रॉपरली आपके सामने बातें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय सरकार को, संसद को मूलाधिकार में भी बदल करने का अधिकार है और संविधान के किसी भी कॉलम में भी बदल करने का अधिकार है। लेकिन नगराडे की एक पुष्टि जोड़ी, एक अट टाकली, एक शर्त डाली। कौन सी है वो शर्त? संसद को किसी भी मूलाधिकार में, संविधान के किसी भी कलम में
बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन वो संसद की चौखट को तोड़ नहीं सकती। संसद की चौखट यानी संविधान की चौखट ही मोड़ता ये इतना ही, संविधान का जो ढांचा है, जो मूल ढांचा है, उसे संसद भी नहीं तोड़ सकती। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि मूल ढांचा यानी क्या, पूरे देश में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया मूल ढांचे में बदलाव करने का संसद को अधिकार नहीं है, लेकिन संसद मूलाधिकार में भी बदलाव कर सकती है। मूलाधिकार क्या है? मत देने का अधिकार मूलाधिकार है। मूलाधिकार क्या है? संपत्ति रखने का अधिकार मूलाधिकार है। मूलाधिकार क्या है? कहीं भी जाकर व्यापार करने का अधिकार मूलाधिकार है। मूलाधिकार क्या है? किसी भी सार्वजनिक स्थान में जाने का अधिकार मूलाधिकार है। मूलाधिकार क्या है? बगैर वंश भेद रंग भेद के कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरने का मूलाधिकार है। मूलाधिकार क्या है? भाषण देने का मूलाधिकार है। मूलाधिकार क्या है? मेरे धर्म का पालन, मेरे धर्म का प्रचार, मेरे खान पान का, मेरे रहने सहने का, मेरे संस्कृति का पालन करने का मुझे मूलाधिकार है। इस सारे मूलाधिकार में बदलाव करने का अधिकार संसद को है। बचा क्या? झिंगा। और सुप्रीम कोर्ट चालाकी से कहता है लेकिन संविधान के चौखट को बदल नहीं सकते। अब प्रॉब्लम है कि चौखट यानी क्या, ना संसद ने क्लियर किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया नगराने जी कि चौखट यानी क्या। हवे ताए मस्त। और इसी बात को लेकर धड़ मोदी जी नए नए कानून लाकर डाल रहे हैं। ठीक है, एससी के लोग जरा पढ़ लिख के होशियार बन गए, बुद्धिस्ट जरा बहुत ही होशियार बन गए, और नौकरियों के भरोसे पे एक अच्छा स्टैब्लिशमेंट मिल गया तो मनुवाद के आंग पर आ रहे हो गया। तुम्हारा आरक्षण मूलाधिकार है ना, नहीं करते उसमें बदलाव। बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने दे दिया आपको कि चाहे कोई भी सरकार आ जाए, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन किसी माई का लाल हटा नहीं सकता। इस मूलाधिकार में कैसे बदल कर दिया? नया अमेंडमेंट आया लेटरल एंट्री का, जिसके बारे में आप चिल्ला रहे हो। वो बोला तो बस आप तुम्ही अभ्यास करून IAS IPS ची परीक्षा देत होता ना, आता ही परीक्षा न देता डायरेक्ट उतरवत आहे। कैसे चेंज होता है संविधान? अरे बदल गया ना लाला। जिस संविधान ने तुमको मूलाधिकार दिया था कि 100 IAS निकल रहे हैं तो कम से कम 40 IAS रिजर्वेशन में से जाएंगे, उन्होंने बदल दिया। अब 100 IAS में से 50 IAS वो डायरेक्ट भर रहे हैं, और बचे में 50 का अगर रिजर्वेशन भी लग रहा है तो आ रहे हैं 13 तुम्हारे इसमें। कैसे बदलता है संविधान? कैसे बदला संविधान? हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार हो, ये बाबा साहब का मूलाधिकार था। और एक स्तर की शिक्षा, ये किसने कही पहली बार? महात्मा ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग को जब रिपोर्ट पेश की, और उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिनको गुरु माना महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा के सार्वजनिकीकरण की आवाज उठाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी शिक्षा का सार्वजनिकीकरण करना चाहा, संविधान बदल दिया, प्राइवेटाइजेशन का कॉलम घुसेड़ा। तो पहला संविधान संसद से बदला जाता है बहुमत से, लेकिन फुले शाहू अम्बेडकरी बुद्धिमंतों का प्रभाव इतना है जनता पर कि वो डायरेक्ट अगर संसद में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसको पहले पब्लिक डोमेन में लाना पड़ता है। और अगर वो बात पब्लिक डोमेन में आती है तो हम लोग खामोश तो नहीं बैठेंगे, हम लोग तो उतरेंगे मैदान में। इसलिए संसद में डायरेक्ट नहीं बदल सकते, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आता ही आता है। उन्होंने कोशिश की, कब? NRC CAA लाकर कोशिश की उन्होंने नागरिकता का कानून अपने तरह से बनाने का। इस हद तक कमीनगी, इस हद तक मक्कारी कि आखिर में जब देखा कि मुसलमान पूरी ताकत से उतरे हैं और उनके पीछे सिख, उनके पीछे बुद्धिस्ट, उनके पीछे हिंदू भी खड़ा हो गया, तो क्या नारा लगाया? जो हिंदू होगा उसे कोई कागज दिखाना नहीं होगा। बाद में जब बुद्धिस्टों का प्रेशर देगा तो बारिक ने यह भी कह दिया, नहीं बुद्धिस्ट भी मूलतः हिंदू संस्कृति से आते हैं, शायद उन्हें भी कागज नहीं दिखाना पड़ेगा। तो किसको दिखाना पड़ेगा? मुसलमानों का, और जो अपने आप को हिंदू नहीं कहेगा उसको। हमने वो कोशिश उनकी पूरी नहीं होनी थी, क्योंकि वो अमेंडमेंट डायरेक्ट संसद में आ रहा था। इसलिए संविधान बदलने का पहला हथियार उनके लिए उतना कारगर नहीं है, दूसरा हथियार बड़ा कारगर है। संविधान दूसरी तरीके से कैसे बदला जाता है?
संविधान के अंदर में बहुमत के बल पर नए नए ऐसे कानून जो उनकी मंशा पूरी करते हो। तो उन्होंने वही कहा। आज जो अमेंडमेंट कहते हैं वो 128 से ऊपर हो गए हैं, और जो ऑर्डिनेंस कहते हैं वो 350 ऑर्डिनेंस लाए इन्होंने 2014 से साहब 2023 तक 350 ऑर्डिनेंस रिकॉर्ड था। क्या होता है ऑर्डिनेंस? राज्यपाल या राष्ट्रपति की तरफ से अध्यादेश पे साइन करा कर ला लेते हैं तो चलन देते हैं उसे, 6 महीने का उसका कालावधि रहता है, लेकिन 10-10 साल 20-20 साल ऑर्डिनेंस को कानून में बदल के मुकम्मल कर लेते हैं। ऑर्डिनेंस अशा पद्धतीनं घुसेड़ कर दूसरी तरह से संविधान बदला जाता है। अब तीसरी तरह से बदला जाता है, वो बड़ा खतरनाक है। कैसे बदला जाता है? देश में ऐसा नफरत का दौर चलाओ, देश में ऐसा धर्मांधता का जोर चलाओ, देश में धर्म के आधार पर समाज को इतना विकृत बना डालो, मानसिक रुग्ण बना डालो कि वो लड़ने बनने के लिए तैयार हो। धर्म के नाम पर वो अपनी बुनियादी अधिकारों के बारे में नहीं सोचे, नहीं बात करे, ना संविधान में दिया हुआ आरक्षण का मुद्दा उसका मुद्दा हो, ना नौकरी का मुद्दा हो, ना रोजी रोटी का मुद्दा हो, ना सुरक्षा का मुद्दा हो, ना अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, ना शिक्षा का मुद्दा हो। उसका मुद्दा हो सिर्फ धर्म और धर्म, जिससे आप और मैं गुजर रहे 2024 में। संविधान के आर्टिकल को नपुंसक बनाना यानी संविधान बदलना है, ये तीसरी तरह का हथियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं 2024 में। इस तरह से तीनों तरीके से संविधान पर हमला हो रहा है। क्यों ये संगोष्ठी हम लोगों ने यहाँ पर ली और क्यों हम इतने दूर से चलकर आए? आज उत्तर प्रदेश से चलकर आए इतने दूर से 2 दिन का सफर करके। हम बिलासपुर से आने के बाद में, तबीयत खराब होने के बाद में भी आपके पास में आए। विपक्ष मजबूत हो, और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो इनको कोई लगाम नहीं लगा सकता। 2 ही विपक्ष है, एक अम्बेडकर फोर्स से जाने वाले आरपीआई के लोग, उनके साथ में बाकी सारे छोटे मोटे पक्ष, उनके साथ में सामाजिक संगठनाएं, ये मिलकर अगर आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर वैसा नहीं होता है तो आम जनता को जो हम अवेयर कर रहे हैं वो खुद विपक्ष बनकर मैदान में उतरे। इतनी ही आपसे गुजारिश और इस संगोष्ठी में उम्मीद करता हूं। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय संविधान, जय भारत।